यस सर। ओके, देन एक दिन मैंने आपसे 2-3 दिन पहले आप लोगों से एक सवाल पूछ के छोड़ा हुआ था, डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यस सर। तो कुछ हल्का सा उसका बताएंगे आप लोग, कुछ देखा आपने डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन? तो इसका रिसर्च से डायरेक्टली कनेक्शन है। बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है। सर थोड़ा बहुत पढ़ा था उसके बारे हाँ में। हाँ, ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं। सर डेटा कंटेन्स अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिक टर्म्स एंड स्पेशल कैरेक्टर और इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा, यस सर। ठीक है, ओके। बात तो ठीक है, ये जहाँ भी आपने पढ़ा उस हिसाब से। कैन यू बेटर, या इफ एनीबडी ऑफ यू कैन बेटर एक्सप्लेन विद एनी टाइप ऑफ एग्जांपल, फिर काम पक्का हो जाएगा, फिर हम लोग आगे आसानी से सब बढ़ सकते हैं। प्लीज़ बेटा जल्दी से। ये बात सही होगी कि डेटा कंटेन सम न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फ़ाबेट्स, ठीक, एंड इंफॉर्मेशन। अब जो भी आपने बताया वो बिल्कुल ठीक है अपने अपने हिसाब से, इसको कोई बेहतर तरीके से और थोड़ा सा, सर या जैसे सारे कोई लोग। हम्म सर जैसे कोई रैंडम नंबर लिखा होगा 1 2 3 के फॉर्म में, कोई कुछ हम्म कुछ कोई भी नंबर नंबर हो सकता है, 10 कोई नंबर लिखूं, तो सर वो डेटा है। हम लोगों को पता नहीं कि स्पेसिफिक वो है क्या चीज। वो मोबाइल नंबर भी हो सकता है, कोई EMI नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर ठीक उसी है। को थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर हम कर देंगे, जैसे हम्म कि किसी का नाम और साथ में मोबाइल नंबर आगे लिख देंगे, तो सर फिर वो हम्म, इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक। यस बात सर। समझ आ रही। जैसे ही आप रिसर्च में आगे बढ़ते हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर कलेक्टिंग डेटा एंड व्हेन यू आर प्रोसेसिंग such data for your use, then you can say it is a information, means informations you are extracting from the basis of the data. तो इसका सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी क्लियर है यार, तो मुझे नहीं क्लियर हो रहा है कि और अच्छा सा एग्जांपल दे सकते हो? मैं चाहता हूँ बिल्कुल घुस जाए ये, इसकी बात फिर आगे कभी हो ना, कोई कंफ्यूजन रह न जाए। यस सर। बताइए। सर जैसे मैथ्स में किसी का मार्क्स आ रहा है 40, हिंदी में आ रहा है 30, इंग्लिश में आ रहा है 20, तो ये सर एक अनप्रोसेस डेटा हो गया और ये सर एक रॉ मटेरियल हो गया। तो सर अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो इन सबको प्लस कर देंगे, अपॉन 3 कर देंगे, तो सर 90 अपॉन, और सर इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो सर ये जो 30 आएगा ये रिजल्ट होगा और ये सर इंफॉर्मेशन होगा किसी एक बच्चे के रिजल्ट का। वेरी नाइस, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक जो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने डेटा कलेक्ट किया है, नाउ यू कैन यूज सच डेटा फॉर वेरियस पर्पसेस, और जैसे ही आप उसको यूज करना शुरू करते हो, इट इज बिकम्स अ इंफॉर्मेशन, मीन्स अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर क्रिएटिंग। और वो डेटा भी इन जो तक आपने रॉ सेंस में कलेक्ट किया हुआ है, इट इज अ डेटा। व्हेन यू आर चेंजिंग इन फॉर इट्स योर यूज, देन इट इज बिकमिंग द इंफॉर्मेशन। यहाँ तक की तो बात ठीक हो गई। अब हम लोग कल वाले अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। कल का टॉपिक था हमारा रिसर्च डिज़ाइन, ठीक। तो रिसर्च डिज़ाइन इज बेसिकली द your defined area on basis on which you are going to perform a research। आप एक उसका दायरा बनाएंगे, तो ये जो दायरा बनाया आपने, ये ही एक रिसर्च डिज़ाइन है कि जिसके आधार पर अब आप आगे आगे आपको फर्दर रिसर्च करनी है। तो somehow very interchangeable were the research design and the research types। ये जो रिसर्च टाइप है हमारे, ये भी क्या करेंगे, आपको रिसर्च डिजाइन उसी के सिमिलर ही तो बनानी पड़ेगी आपको, या जैसे रिसर्च डिजाइन होगी वैसे ही हमारा रिसर्च टाइप होगा, ठीक। तो एक कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनते हैं, व्हाट आर द रिसर्च टाइप्स, दीज टू आर द वेरी सिमिलर्स। तो कुछ रिसर्च टाइप आप कुछ सारे थोड़े से एक दो लिख लीजिए, फिर उसके बाद ये आप देखिए कि ये रिसर्च डिजाइन से पूरे मिलते जुलते हैं।
और वही चीज़ ही है ये कि जो आपके रिसर्च के टाइप है, जो डिज़ाइन आपने बनाया उसी टाइप में तो आपको आगे फर्दर रिसर्च करनी है। ठीक, तो जल्दी से हम लोग देखते हैं कि रिसर्च के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग, फिर हम लोग इसको हल्का सा डिस्कस करेंगे और यही रिसर्च डिज़ाइन भी हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि जो आपके टाइप है वैसा ही आपको डिज़ाइन बनाना है। जैसे कोई बोले ये EWS टाइप के मकान हैं, दैट इज़ द टाइप, कॉलोनी टाइप, कि ये कॉलोनी MIG है, ये कॉलोनी HIG है, ये कॉलोनी जो है वो पॉस एरिया है, तो वहाँ का डिज़ाइन भी वैसा ही है। जो बनने वाले वहाँ के मकान, उनकी रिसर्च डिज़ाइन डिज़ाइन भी तो सिमिलर टू द टाइप बनेगी। ठीक, या डिज़ाइन के सिमिलर टाइप होगा। तो जल्दी से आप कुछ टाइप लिख लीजिए जिसके बेसिस होते हैं, जो आपके लिए फॉर द पर्पज ऑफ स्टडीज इन द थ्योरी ज़रूरी हो जाता है। पहला टाइप का रीज़न या बेस क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अकॉर्डिंग टू द पर्पस। रिसर्च टाइप आपकी बड़ी हेडिंग है, उसके नीचे होगी पॉइंट 1, अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस में सबसे पहली थ्योरेटिकल रिसर्च, देन अप्लाइड रिसर्च, ठीक, ये दो आ गई आपकी जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू द पर्पस। फिर आप आ जाइए अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। आप देखोगे कल जो भी बात हुई है इसमें सारी वो बातें आपको ऑलमोस्ट मिलती जुलती मिल जाएंगी। अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ स्कोप, अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ रिसर्च और स्कोप, ये आपका सेकेंड पॉइंट बन रहा है कि बेसिस क्या है उस टाइप का। तो बेसिस है आपके लिए डेप्थ। तो एक्सप्लोरेटरी, फर्स्ट इज द एक्सप्लोरेटरी, सेकेंड डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी किसके अंदर? डेप्थ के बेसिस पे जब हम बांट रहे हैं तो पहली बन रही है एक्सप्लोरेटरी, दूसरी डिस्क्रिप्टिव, थर्ड एक्सप्लेनेटरी, देन कोरिलेशनल, कोरिलेशनल रिसर्च। ये तीन बेसिक क्राइटेरिया हैं ऑन बेसिस ऑफ द डेप्थ ऑफ द रिसर्च। अगर आपको इस पर डिजाइन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ ऑफ द रिसर्च, दीज थ्री टाइप्स, इन तीन बेसिस पर होगी। अगला लेते हैं हम लोग। अगला क्राइटेरिया होगा ऑन द टाइप ऑफ द डेटा यूज्ड, ऑन द टाइप ऑफ द डेटा यूज्ड। फर्स्ट वन क्वालिटेटिव, सेकेंड क्वांटिटेटिव, डेटा के बेस पर व्हेन वी आर गोइंग टू डिसाइड द रिसर्च, इट इज गोइंग टू बी द, कैमरा तो खोल देता हूँ यार। तो डेटा के बेस पर अगर मैं जब डिसाइड करने जाऊंगा तो पहली हमारी क्या बन रही है? क्वालिटेटिव, सेकेंड इज द क्वांटिटेटिव। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द मैनिपुलेशन इन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में कितना ज़्यादा मैनिपुलेट आप कर सकते हैं, ठीक, या वेरिएबल्स कितने मैनिपुलेट हो सकते हैं, इस बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, देन हमारा डिज़ाइन या टाइप कितने टाइप का बन सकता है? एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल। तीन बेसिस बनेंगे इसमें, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल, देन नॉन एक्सपेरिमेंटल, देन क्वासी एक्सपेरिमेंटल। फिर अगला हमारा टाइप क्या होगा डिस्टिंग्विश करने का बिटवीन द रिसर्च? अगर हमारा टाइप है द टाइप ऑफ इन्फ्रेंस, द टाइप ऑफ इन्फ्रेंस, देन इंडक्टिव, इंडक्टिव रिसर्च,
नेक्स्ट, हाइपोथेटिकल डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, हाइपोथेटिकल डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद अगर हमारा बेसिस बने on the basis of the time which is going to be taken for the purpose of research, on the basis of the time, then longitudinal research or cross sectional study, and if we are going to differentiate my research on the basis of the source of information, then it may be primary research or secondary research. Next, if you are going to classify the research types or going to be make a research design on basis of the data obtained, then it is documentary research or secondary research, field research, laboratory research, तो ये कुछ बेसिस आपके लिए बन रहे हैं। क्लियर? अगर ये कुछ हमारे बेसिस बन रहे हैं तो जरा इन पर फटाफट से हम लोग निगाह डाल लेते हैं। तो अगर हम इस पर निगाह डालेंगे तो सबसे पहला हमारा क्या बनेगा टाइप ऑफ रिसर्च में? फर्स्ट, ऑन अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द पर्पस। किस पर्पस से हो रहा है? तो सबसे पहली आपकी थ्योरेटिकल रिसर्च है कि जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर रिसर्च और द बेसिक रिसर्च, जो केवल थ्योरीज के बेस पे हो रही है, ऑन विच यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ न्यू थ्योरी और गोइंग टू मेक सम रेलिवेंट टाइप ऑफ करेक्शंस इन द थ्योरी प्रिवेलिंग। इतना ही काम है इसमें, थ्योरी से रिलेटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नए डेटा की इन सब की काम करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स whatever you are going to establish with your research is not going to be applied। या थ्योरी की सारी चीज़ें अप्लाइड हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। उसको अप्लाई नहीं करना है हमको, केवल उसको देखना है कि क्या हाँ ये जो बात लिखी है क्या ये सही है, सही है तो किस लेवल तक सही है। ठीक, अगर एक थ्योरी की सदा सच बोलना चाहिए, अब इस पर आप रिसर्च करें और इस पर अगर आप रिसर्च करके आप क्या रिजल्ट लेके आ रहे हैं, तो क्या वो अप्लाई कर रहे हैं आप कहीं पर, या कहीं अप्लाई होने वाला है किसी जगह पर? नहीं होने वाला। हाँ, आप एक रिजल्ट दे सकते हो कि जो सच बोलते हुए चलते हैं वो उनको ये फायदा दूसरों की अपेक्षा है या उनको ये नुकसान है। एक मीन्स यू आर इस्टेब्लिशिंग अ थ्योरी और यू आर creating a new theory or you are making some adjustment or correction with the current phenomena or the scenario on basis of some established theories or principles। जो पहले से कोई थ्योरी और सिद्धांत चले आ रहे हैं उनके आधार पर आप देखो आज के समय में क्या वो पूरी तरीके से लागू हो पा रहे हैं, हो रहे हैं तो किस परसेंट तक, उनका असर क्या हो रहा है। इतना काम आपको करना है। क्या आप उनको अप्लाई करा रहे हो किसी जगह पर? नहीं। तो दैट इज द थ्योरेटिकल। आपने भी एक किताब की तरह काम किया, 10, 20, 50 पन्ने लिखा, ढूंढा, काम किया और उसके बाद लिख के ही छोड़ दिया। दिस इज द थ्योरेटिकल और बेसिक रिसर्च। क्योंकि पर्पस क्या था हमारा?
थ्योरी पर ही काम करना पर्पस था। तो हो गया, द फाइंडिंग्स विच यू हैव मेकन दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड और इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस। क्लियर? एक एक बेसिस के साथ चलने हैं। तो अगर आप इस रिसर्च को करने जा रहे हो तो वैसा ही डिजाइन होना चाहिए आपका। ठीक, सिंपली। अब ये जितने सारे ये रिसर्च के पॉइंट दिख रहे हैं, ये कहीं कहीं आपको मिल भी जाएंगे कि रिसर्च में 2-3 चीजें घुसी हुई आपस में हो सकती हैं। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया यू हैव डिफाइंड द टाइप्स एंड टाइप्स के बेस पर आपकी डिजाइन बनेगी। तो टाइप का डिस्कस हो जाएगा तो डिजाइन और अच्छे से समझ आएगी। तो टाइप्स के बेस पे डिजाइन बनेगी। पर कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी रिसर्च में हो सकता है 1-2 टाइप का मिलन हो, मिल के बन रही हो। ठीक, तो ये दिमाग में रखना है आपको। देन द अप्लाइड रिसर्च, बेसिस क्या था, पर्पस क्या था हमारा, केवल थ्योरेटिकल, क्योंकि पर्पस पे ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। सेकंड हमारा, इसी पर्पस में हमारा सेकंड क्या है कि या तो हम रिसर्च कर रहे होंगे किसी थ्योरी के लिए, जैसे लोग अब जैसे किसी लिटरेचर पर आप रिसर्च कर रहे हो तो वेदर इज गोइंग टू बी अप्लाइड, कि हम ये ले लें कि किसी राइटर के उसमें थ्योरी जो भी उनकी कहानियां हैं या जो भी उनका लिखा हुआ प्रोज है उसमें साहित्यिक बड़ा अच्छा होता है, ठीक, या वो ग्रामर के हिसाब से बड़ा अच्छा होता है, ये रिसर्च करके हम प्रूफ करें और दूसरे राइटर से मिला के देख के, तो क्या इसको कहीं कोई अप्लाई करने जा रहा है? नहीं, तो ये थ्योरेटिकल है। ऐसे कई जगह पर कई सारी रिसर्च हो सकती है जो थ्योरेटिकल फॉर्म में होंगी, जिनको अप्लाइड नहीं करना होता। तो पर्पस हमारा क्या होता है कि जो हमारे एस्टेब्लिश थ्योरी हैं उन्हीं को कुछ आगे बढ़ाएं, हम उन्हीं में कुछ और जानने की कोशिश करें या उन्हीं को इस्टेब्लिश कर दें और अपना एक मत दे के कि हाँ ये बात सही है, या बोले 90% तक सही है, ये बदलाव आ गया है, या बोले भाई नहीं सही है। दैट इज प्योरली थ्योरेटिकल, इसका कुछ भी होने वाला नहीं है। और अप्लाइड रिसर्च आपके लिए क्या काम करेगी? अप्लाइड रिसर्च वो होगी कि जो आपको अप्लाई करनी है। उसका पहला गोल क्या है कि इफ यू आर मेकिंग सम स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज और यू आर एड्रेसिंग सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क एंड फ्रेमिंग द स्ट्रेटजीज, कि अब ये जो निकल के आए इसकी इस नॉलेज का कोई प्रैक्टिकल यूज हो पाए। ठीक, इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज हो पाए। दोज आर द अप्लाइड रिसर्च। पर्पस ही हमारा है कि हमको इसको अप्लाई करना है। हम कर इसलिए रहे हैं कि हमको इसको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने में रिसर्च जब हम करने जाएंगे तो किस किस तरीके की हो सकती है? टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक। ठीक, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक दोनों तरीके से हो सकती है। अगर हमारी एक इंडस्ट्री और हम अपने प्रोसेस के ऊपर काम करें तो हमारा प्रोसेस और मॉडिफाई हो जाए और आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च है। ठीक, देन साइंटिफिक, कि जो हम कुछ बिहेवियर का, कुछ पैटर्न का, कुछ चीज़ों का रिसर्च करें और उसको अप्लाई कर पाएँ। ये बेसिकली बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी मार्केट रिसर्च, इसमें कई सारे पैटर्न हैं, कई सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए कोई कंजम्पशन पैटर्न है, कोई बाइंग पैटर्न है, बाइंग बिहेवियर है, ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द बाइंग है। तो व्हाट आर दीज आर द पैटर्न्स, और इनके लिए आप डेटा कलेक्ट करके अगर कुछ रिसर्च करोगे, मीन्स यू आर गोइंग टू अप्लाई सच थिंग्स इन द सोसाइटी। तो दीज आर द अप्लाइड रिसर्च। ठीक, टेक्नोलॉजिकल वो कि जो हमारी किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, किसी वर्क परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं, किसी आउटपुट से रिलेटेड हैं और उसमें हम कोई चेंज चाहते हैं, तो वो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च है। एक एग्जांपल आप लोग देखिए कितना अच्छा सा है। टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के थ्रू आप हमारे आपके सबके सामने आती हैं ये चीज़ें। जैसे अब आप देखते होंगे कि जो वो 10 या 15 रुपए की हमारी साबुन की बट्टी होती है, इसका जो वेट पहले हुआ करता था अब वो वेट नहीं होता, कॉस्ट कटिंग हो रही है उसमें। लेकिन उनकी कोशिश क्या होती है कि अगर आप उसका साइज देखोगे, जैसा जो अगर कोई पुरानी बट्टी का खोल आपके पास पड़ा हो उससे आप मिला के देखो, तो व्हाट यू विल फाइंड कि उन्होंने कुछ उसको ऐसा टेढ़ा तिरछा और ऐसा करके बनाया होगा कि बाहर से साइज में लगेगा कुछ भी कटा वटा नहीं है ज्यादा। ठीक, मटेरियल कट कर लिया उन्होंने,
मटेरियल कट करने के साथ ही उन्होंने क्या किया, इस बात को भी ध्यान रखा कि आपको जो वो पैकिंग में आउटपुट दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई दे। तो फर्स्ट हैंड आपको रियलाइज ही नहीं हो कि इसमें कुछ सामान कम हो गया है। अगर 10% भी उन्होंने कम कर लिया तो उनकी कॉस्ट सेव हो रही है, बेटर कंपटीशन का एरिया मिल रहा है उनको, या और अच्छे प्रॉफिट कर पा रहे हैं वो। वट आर द रीजन की किस कारण से कर रहे हैं, कि कॉस्ट बढ़ गई है या कुछ भी, जो भी वट एवर। लेकिन आपको अगर वो इस बात पे सेटिस्फाई कर रहे हैं पहली फर्स्ट हैंड कि नहीं यार कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हाँ यार ये जो है पहले एकदम सीधा और मोटा हुआ करता था, अब नीचे की तरफ मोटा, थोड़ा ऊपर आ गया, फिर ऐसे नीचे आ गया, साइज में फर्क है, कम हो गया है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ काम किया होगा ना अपने प्रोसेस में, अपनी डिजाइनिंग में, अपने किसी और एरिया में, कुछ कंपोजिशन में क्या मिलाना है, क्या घटाना है। ठीक, तो ये भी तो कोई रिसर्च का एरिया है। ये रिसर्च क्योंकि अब उन्हें अप्लाई करनी है, तो ये रिसर्च अप्लाइड विद द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी के चेंज किए उन्होंने अपने आप। ठीक, और साइंटिफिक रिसर्च वो है कि साइंटिफिक में क्या होता है कि आपको रीजन का इफेक्ट देखना है। तो अगर आप किसी पैटर्न पर, किसी उस पर काम कर रहे हो और उससे रिलेटेड कोई काम आपको देखना है, तो ये मार्केट रिसर्च है कि लोग खरीदते कैसे थे, लोग बेचते कैसे थे। तो ये आपके लिए कौन सी हो जाएगी, साइंटिफिक अप्लाइड रिसर्च। क्लियर? कोई डाउट है इसमें अभी तक? ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, प्लीज एनीबडी, एनी डाउट? ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ, कि किस गहराई के साथ आप करने वाले हैं रिसर्च को, इसके बेसिस पर। ठीक है, इसके बेसिस पर हम जाएंगे। तो पहली एक्सप्लोरेटरी है। एक्सप्लोरेटरी अपने नाम से ही बोलती है कि व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग, हैव यू एनी आइडिया हाउ फार यू विल गो और व्हाट इज योर एरिया। अब आप एमलेस होकर अगर नेट सर्फिंग करने के लिए बैठ जाइए, व्हाट यू आर डूइंग, एक्सप्लोरिंग। अब पता नहीं है, एक साइड से दूसरे पे पहुंचे, दूसरे से तीसरी अच्छी लग गई, वहां पहुंच गए, चौथे से वहां पहुंच गए, ध्यान ही नहीं है कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए, क्या हो गया। ठीक, तो एक्सप्लोरिंग में आपका एरिया बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा डेप्थ की रिसर्च आप करने वाले होते हैं। ये आपको बेसिकली कब ज़रूरी होती है, और जब आपको किसी चीज़ पर, किसी भी एरिया में ये जानना है कि इसका विस्तार कितना है, ये कहाँ कहाँ तक इफेक्ट हो सकती है, कोई आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो, इससे क्या क्या चीज़ें जुड़ रही हैं, देन यू आर एक्सप्लोरिंग। तो बेहतर एग्जाम्पल इसका ये है कि अगर हमको केवल अपने उस पर रिसर्च करना हो कि ये जो यील्ड है, हमारी उपज है, इसमें क्या क्या कारक हैं, ये अगर केवल मुझे रिसर्च करना है, उन कारकों का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर्स, ये तो अब दूसरी बात हो जाएगी। नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई। अगर हम केवल इस पर काम करें कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट, क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो उपज पे प्रभाव डालें, तो अब आपके लिए एक्सप्लोरेटरी है। अब आपको इरिगेशन भी देखना है, तो रेनफॉल भी देखना है, सप्लाई ऑफ द ट्यूबवेल, सप्लाई ऑफ द कैनाल्स, ये सारे काम देखने इन द इरिगेशन। फिर आपको बीच का भी देखना है क्या क्या है, मतलब सो मच एक्सप्लोरेशन, कितने सारे फैक्टर हो सकते हैं, कहाँ कहाँ तक प्रभाव है। ठीक, ये सारी बात, ये है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए कि कोई हमारे कोई बहुत बड़े लीडर हैं, इनका हमको इमेज बिल्डिंग पर किसी कंपनी को काम दे दिया गया और उसे रिसर्च करनी है, तो अगर उसे रिसर्च करनी है तो वो ये देखेगी कि किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे इनकी कितनी फॉलोइंग है, दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पे कितनी फॉलोइंग है, तीसरे सोशल प्लेटफॉर्म पे कितनी फॉलोइंग है, और उसके साथ कितने एक्टिव हैं, कितने नॉन एक्टिव मेंबर हैं, कितने क्विकली रिस्पॉन्सेज हैं, इससे वो अंदाजा लगाएंगे। एक्सप्लोरेशन। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड ऑन एक्सप्लोरेशन। तो ये हो गया आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। हमारा पर्पस क्या था, व्हाट वाज द सेकंड पर्पस, डेप्थ। तो इनमें आपको गहराई में जाना पड़ेगा। देन द डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव क्या है, यस डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, ये सब बड़ी मिलती जुलती हैं, इसलिए आपको पढ़कर कहीं से भी
या जहाँ इनको भी बीच में क्लास में भी नोट डाउन करते चलिए तो काफ़ी अंदाजा बना रहेगा। एक्सप्लोरेशन में आपने केवल एक्सप्लोर कर लिया। डिस्क्रिप्टिव में, डिस्क्रिप्टिव उसका नाम ही है कि किसी भी चीज़ के पीछे पड़ के ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्टिव, जब आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिप्टिव एंड द एक्सप्लोरेटरी? एक्सप्लोरेटिव जो है आपकी, उसमें और डिस्क्रिप्टिव में क्या फर्क है? सर डिस्क्रिप्टिव में हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, ओके। और हाइपोथेसिस कि मैं आपने टेस्टिंग, बताया, हाँ हाँ हाँ, बोले बोलो, यस बोलिए। मतलब उसमें अगर हम कोई भी कर रहे हैं किसी भी एरिया में, तो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन दोनों में यही है कि उसमें टेस्टिंग होती है और उसमें हम लोग टेस्टिंग नहीं, उसमें एक्सप्लोर करते रहते हैं सारी चीज़ों को। ओके, तो अपने पुरानी ही एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ा लेते हैं कि हमने बोला कि किसी भी जैसे लीडर या कोई, उसकी हमको इमेज को देखना है तो हम डिफरेंट सोशल साइट्स पे काम किया, ठीक। और उसके बाद में ये देख लिया कि इनकी कितनी फॉन फॉलोइंग है और कितने लोग एक्टिव है कितने नॉन एक्टिव है। ऐसे करके हमने निकाला कि हाउ मच इज एक्सप्लोर्ड, यहाँ तक वो फैला हुआ है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है ये किया, और बाकी कुछ नहीं, ठीक। लेकिन अगर हम इसमें ये करने लग जाएं, कोई डिफरेंस क्रिएट करके इसी रिसर्च को आगे बढ़ाएं डिस्क्रिप्टिव, कि इनके जो ये हैं ये अर्बन कितने हैं या नॉन अर्बन कितने, तो नाउ यू आर गेटिंग सम डिस्क्रिप्शन। अब आप कुछ डिस्क्रिप्शन उसमें क्रिएट कर रहे हैं, सम डिफरेंशिएशंस, आपने जो ये फैलाव बनाया इसमें भी आप कुछ बंटवारा कर रहे हैं, मीन्स यू आर एक्सट्रैक्टिंग सम मीनिंगफुल और समहाउ आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और जहां आंसर ऑफ क्वेश्चन होगा वहां जो आपने बोली थी हाइपोथेसिस वो आ जाएगी। यस। अब आपको किसी चीज का आंसर चाहिए, अभी तो आपको केवल ये जानना था, हाँ इमेज, तो एक डेटा कलेक्ट किया आपने, एक्सप्लोरेटरी हो गया, काम खत्म। हाँ इतना इतना डेटा है, एक्सप्लोरेटरी हो गया। अब आपको ये जानना है कि अर्बन में ज्यादा है कि नॉन अर्बन में ज्यादा है, इसका भी कोई अप्लाइड काम आपको नहीं करना, ठीक। ये भी डिस्क्रिप्टिव है केवल डेप्थ के हिसाब से, लेकिन गहरा है, अर्बन एरिया भी बहुत बड़ा है, नॉन अर्बन एरिया भी बहुत बड़ा है। इसका डेटा को अगर आप अलग अलग करके काम कर रहे हो देन इट इज डिस्क्रिप्टिव, ठीक। कोई हमको वो बनाना है। यस, हैंड रेस्ड, किसी का हैंड रेस्ड है, कुछ पूछना है? हैंड रेस्ड ऑफ काव्या या वैभव, किसका हैंड रेस्ड है? नहीं नो पूछना तो सर। आगे बढ़े। वो हैंड रेस दिख रहा है बेटा आपका, ओके। सर गलती से हो गया। हाँ हाँ बंद कर दीजिए। चलिए, तो एक्सप्लेनेटरी, अब इसका तीसरा है एक्सप्लेनेटरी। तो जब एक्सप्लेनेटरी, अगर आपको किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, इन डेप्थ के तीनों कारण है, एक एक्सप्लोर करना है, चल दिए हम किसी चीज को जानने, बस बाकी कुछ नहीं करना, उसका कोई कंपैरिजन किसी चीज के साथ नहीं करना। अब जो हमने सारा जानना है उसको हमको ऐसा बड़ा कंपैरिजन नहीं करना, बस उसको केवल हल्का सा बांट देना है, अर्बन और नॉन अर्बन। ये हमारी क्या हो गई? डिस्क्रिप्टिव। तीसरा अब इसमें आ जाएगा एक्सप्लेनेटरी, मतलब अब आपकी रिसर्च कुछ एक्सप्लेन करना चाहती है, तो आप एक्सप्लेन कब कर पाएंगे? अब आपकी रिसर्च कुछ एक्सप्लेन करना चाहती है, तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना होगा? एक्सप्लेन कैसे कोई चीज होती है? जब हम कुछ तुलनात्मक काम करें तभी तो एक्सप्लेन होगी। हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन? हम किसी के विषय में एक तरफा सब कुछ बताते चले जा रहे हैं, तो इट इज एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ जस्ट यू कैन से द सिंपल एरिया इन द सिंपल मैनर, बट यू आर इफ यू आर मेकिंग अ रिसर्च, तो आपकी रिसर्च में सब ग्राउंड्स और प्रूफ होते हैं। जैसे आपकी बहुत सिंपल सी हम ले लेते हैं, पहली थी एक्सप्लोरेटरी,
तो इसमें भी तो कोई वेरीफाइबिलिटी थी। जब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे रिसर्च के, तो उसमें ये सारी बातें थी ना, वैलिडिटी हो, वेरीफाइबिलिटी हो। तो आप बोलोगे कि सोशल साइट्स पे इनके इतने सारे मेंबर हैं, इस वाली सोशल साइट पे इतने मेंबर हैं, इस वाली सोशल साइट पे इतने मेंबर हैं, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आपके पास कोई वेरीफाइबिलिटी है ना, वेरीफाइबिलिटी अगेंस्ट द प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म एंड द मेंबर्स विच आर ज्वाइनिंग। इतना हो गया। फिर आपने बोला कि नहीं, इनकी पॉपुलैरिटी आई हैव टू गेज अगेंस्ट द अर्बन नॉन अर्बन, अगेंस्ट द यूथ, और इनके अगेंस्ट में देखनी कि यूथ में कितने पॉपुलर हैं, या अदर देन द यूथ में कोई हमको ऐसा क्राइटेरिया बना लेना है, या मेल और फीमेल में बना लेना है, देन इट इज डिस्क्रिप्टिव। अब ये डिस्क्रिप्टिव हो गई। क्लियर। तीसरी अब आ रही एक्सप्लेनेटरी, जो एक्सप्लेन करे अपनी को। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे अब आप? इट इज द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। अब जो आप करने जा रहे हो, मतलब ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर उनका कोई काम ऐसा है, क्योंकि आज मैंने धोखे से एग्जांपल किसी लीडर का उठा लिया है, तो अब सारी बात लीडर से रिलेटेड होगी। अब दिस इज 11:41, तो अब कोई साहब ज्वाइन करना चाहते तो उनको मैं डिनाई कर दे रहा हूँ। तो आप लोग बोल दीजिए कि 11:05 से 11:10, 11:15 यहाँ तक ठीक है, वरना रुकता है बीच में। ठीक। तो अब अगली क्या हो सकती है? एक्सप्लेनेटरी। तो इसमें आपको कॉज इफेक्ट कर देखना पड़ेगा कि कोई डिसीजन ऐसा कि जिसके इफेक्ट में कुछ ऐसा हुआ। ठीक। ऐसी इन्वेस्टिगेशन जब आप करेंगे, और ये भी एक्सप्लेनेटरी होगी। अगर लीडर की बात हो रही है तो बड़ा एरिया है, डेप्थ है, तो कोई डिसीजन ऐसा लिया या गवर्नमेंट की या उस लीडर की कोई पॉलिसी ऐसी है जिसके असर से या तो पॉपुलैरिटी बढ़ी या तो पॉपुलैरिटी घटी। ठीक। या तो पॉपुलैरिटी बढ़ी या तो पॉपुलैरिटी घटी, ऐसा कोई रिसर्च हम करने जा रहे हैं, देन इट इज एक्सप्लेनेटरी। इट इज बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक। कॉज और इफेक्ट, ये जब स्पीच देते हैं, क्योंकि आज लीडर लिया हुआ है मैंने, इसलिए सारी बातें ऐसी हो रही है, तो उसके कारण ये प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक। या इनका ये वाला काम है, इससे ये असर पड़ गया है। दिस इज द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेनेटरी में। इन डेप्थ रिसर्च है ये भी। देन द कोरिलेशनल। अगली आपकी क्या है इसी में? कोरिलेशनल। लिखवाई थी मैंने? नहीं लिखवाई थी तो लिख लीजिए, कोरिलेशनल। सर लिखवाई है। तो कोरिलेशनल, अब ये कैसे सिग्निफाई करेंगे आप? ये देखिए बड़ा मिलता जुलता है सब, कॉज एंड इफेक्ट एंड कोरिलेशनल। कॉज और इफेक्ट में हम, और कोरिलेशनल में क्या फर्क होगा? कोरिलेशनल भी क्या है? कोरिलेशन है कि कोई एक चीज बढ़ रही है तो क्या दूसरी चीज उस रेशियो में बढ़ रही है, या कोई एक चीज बढ़ रही है तो उस रेशियो में क्या दूसरी चीज घट रही है, या दोनों घट रही हैं, और घट रही है या बढ़ रही है तो डिग्री, कोई अगर 2% बढ़ती है तो क्या दूसरी 20% बढ़ती है, कोई अगर 2% बढ़ती है तो क्या दूसरी कितने परसेंट घटती है। जब इस ढंग से कर रहे हैं हम, देन इट इज कोरिलेशनल। क्लियर हो रहा है सारी बात? यस सर। मतलब और मीनिंगफुल इन डेप्थ जा रहे हैं हम कि अब हमने ये जानने की कोशिश की कि किसी एक वेरिएबल के कारण किसी दूसरे वेरिएबल पर जो असर पड़ रहा है उसकी रेंज। कोरिलेशन में आप एक तो पढ़ते हैं ना कि रेंज क्या है, कोएफिशिएंट। ठीक ना? पहले तो आप देखते हैं कि क्या कोई कोरिलेशन है भी कि नहीं है। हाँ है, आपका डेटा बोलता है हाँ है, तो अगर है तो फिर आप उसकी डिग्री नापेंगे कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, पहले तो ये जानो। और अगर निगेटिव या पॉजिटिव पता चल गया तो फिर ये जानो कि इसकी डिग्री क्या है। दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट, कि हमारा जो भी वेरिएबल है वो इतनी डिग्री से पॉजिटिव मूव करेगा, एक अगर इधर जाएगी तो दूसरी इधर जाएगी, या निगेटिव मूव करेगा। ठीक। तो ये इसको बोलेंगे हम यस सर। कोरिलेशनल रिसर्च। अब टाइप ऑफ द डेटा यूज्ड, ये तो बहुत आसान है। ठीक। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पर आप लोग से भी चर्चा हो जाए
इजी एरिया है ये क्वालिटेटिव. इफ एनीबडी विल ट्राई. क्वालिटेटिव रिसर्च क्या हो गई? मुझे लग रहा है काफी डिस्कस भी सर हुई है इसमें पीछे. नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो वगैरह आपने बताया था क्वांटिटेटिव में, और क्वालिटेटिव में एट्रीब्यूट्स वगैरह. देखो बताया लिखाया ये सारी बातें तो थ्योरेटिकल है. प्रैक्टिकली नॉर्मल हिसाब से बताओ मुझे क्वालिटेटिव का मतलब और क्वांटिटेटिव का मतलब. लिखने में तो हो सकता है बहुत अच्छा लिख दें आप, उसकी कोई बात नहीं है. कितनी अच्छी जगह से आपने पढ़ लिया, कितना अच्छा याद हो गया. व्हाट रिमेन्स इन योर माइंड इज सर द. क्वालिटी हाँ बताइए बताइए वैभव जी. कम डाटा वो डिनोट करेगा. ओके. आवाज बच्चा ठीक आ नहीं रही है हेलो. तुम्हारी थोड़ी मुझे. चलिए तो हेलो सर, क्वालिटेटिव आवाज आ रही? रिसर्च. हाँ हाँ बोलिए. सर क्वालिटेटिव डाटा वो होगा सर. ठीक है. तो कहाँ पे किस तरीके की उसमें यूज होगी ये? सर क्वालिटेटिव जैसे सर नॉन न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट या एनालाइज करने के लिए, और क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज किया जाता है. अच्छा ठीक बात है बेटा. मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस तरीके की रिसर्च पर इनका एप्लीकेशन होगा. अगर आपको क्या देखना है, किस चीज पे रिसर्च करनी है, तो हमें क्वालिटेटिव डेटा चाहिए. और ये मैंने पीछे कहीं बोला भी है आपको. जिस दिन कुछ हल्का एग्जांपल इसका हम दे रहे थे आपको. सर हॉलिस्टिक वेरिएबल्स. रिसर्च के लिए. कहाँ किसके लिए? सर हॉलिस्टिक रिसर्च के लिए. दोनों लोग एक साथ बोल देते हो, आवाज बिल्कुल अजब हो जाती है. एक आदमी बोल लो भाई, आपस में तय कर लो. कोई भी एक आदमी बोलो. अरे दोनों चुप हो गए, बड़ा कमाल है भाई. दोनों बोलोगे एक साथ, वरना दोनों चुप हो जाओगे. अपर्णा बोलो, बताओ बताओ सर को. सर हॉलिस्टिक रिसर्च के लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करेंगे. अब देवी जी आप मुझे डरा रही हैं. हॉलिस्टिक रिसर्च ये क्या है, पहले तो यही बता दूं, तब तो आगे बढ़े हम. सर जैसे कोई इवेंट्स होता है या कोई फिनोमिनन होता है तो उसके लिए हॉलिस्टिक रिसर्च. भाई ये तो. कोई मतलब हैपनिंग्स के लिए. आप चीजों को इतना कठिन क्यों कर रही है कि मुझे और कठिन होके जाना पड़े आपके साथ. हॉलिस्टिक टर्म का यूज यहाँ पे बहुत इररेलेवेंट है बेटा. सर हॉलिस्टिक मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर इवेंट हो गया. अच्छा पर्टिकुलर इवेंट को हॉलिस्टिक बोलेंगे. अभी हम इस टॉपिक को छोड़ दे रहे हैं. क्वालिटेटिव डेटा की या क्वालिटेटिव रिसर्च की जरूरत पड़ेगी. मैंने पीछे भी जैसे बोला है कि अगर मुझे ये जानना पड़ जाए या आपसे पूछा जाए कि ये आदमी कैसा है, अब आप कैसे बताएंगे ये आदमी कैसा है. आपके जो ये फ्रेंड है इनमें बेस्ट कौन है, अब आप कैसे बताएंगे कि ये बेस्ट कौन है इसमें. ठीक. अगर किसी की नींद पे रिसर्च करनी है, किसी के टेस्ट पर रिसर्च करनी है, किसी की मूड पे रिसर्च करनी है, आप कौन सा डेटा चाहिए, कहाँ से न्यूमेरिक डेटा लाओगे इसके लिए. ये क्वालिटेटिव डेटा है. ठीक. यस सर. आप ये तो निकाल सकते हो कि हाँ कोई चीज जो बिक रही है वो घटी या बढ़ी एडवर्टीजमेंट के बाद, नहीं घटी बढ़ी, इसका तो न्यूमेरिक डेटा मिल जाएगा विद द कंपैरिजन ऑफ द सेल्स. एडवर्टीजमेंट के पहले क्या सेल थी, एडवर्टीजमेंट के समय में क्या सेल थी और बाद में क्या सेल है, तो सम कंपैरेटिव डेटा यू हैव. बट इफ यू आर गोइंग टू गेज द mood of any society or any person, or you can say the sleeping habits of any age group, अब यहाँ पर आपको न्यूमेरिक डेटा लेना बड़ा कठिन है. यहाँ पर क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगी. अगर कोई बोले कि इनको किसी को नींद आने के लिए, अब ये बड़ी अजीब सी बात है. अब आपको डेटा लेना पड़ेगा अजीब अजीब सा, और ये कोई न्यूमेरिक डेटा मिलना मुश्किल है. ठीक. तो इस तरीके की जो हैं कि जिनका डेटा क्वालिटेटिव टर्म्स में आपको जनरेट करना पड़ता है, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च नेचर की हैं वो उस पर, उसको जब हम करने जाएंगे देन इट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च. ठीक. अब
आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव सबको पता है कि न्यूमरिक वैल्यूज में हो, जितना मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, ये सारे काम उस पर लगाए जा सकते हो और अच्छे से काम न्यूमरिक वैल्यूज में किया जा सकता हो। उस पर कई मैथमेटिकल मॉडल भी आप बना सकते हो, स्टैटिस्टिकल टूल्स भी बना सकते हो अपने वर्कआउट करने के लिए, सिमुलेशन एक्सरसाइजेस भी होंगी, सब कुछ हो सकता है। ठीक, अभी उसके आ यस जाते सर। हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द मैनिपुलेशन इनटू द वेरिएबल्स। इस बेसिस पर अगर हम अपने टाइप्स को और डिज़ाइन को सेट करना चाहें तो पहले है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल, चलिए बताइए जल्दी से, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल तो बहुत ज़्यादा जगह आप लोगों ने पढ़ी होगी, फटाफट से बताइए मुझे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्लीज बेटा। और जब ये रिसर्च आप देखेंगे तो फिर वैसे ही डिजाइन, अगर आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी है तो आपको कौन सा मेथड चाहिए? साइंटिफिक। डिजाइन साइंटिफिक हो जाएगी। ठीक, तो ये किस पर होगी? जिस किसी भी काम पर आप कर रहे हो, अब आपको एक्सपेरिमेंटल करनी है। यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, इफ यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, सम बेसिस on which you are going to perform your results are on the scientific standards। साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स में हूँ तो इसमें सबसे पहला आपके लिए क्या हो जाएगा? रिप्लीकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्लीकेशन, जितना ज़्यादा रिप्लीकेशन होगा चांसेस ऑफ एरर उतने कम होंगे। ये बात को समझ आ रही? रिप्लीकेशन मतलब दोहराओ, किसी भी चीज को बार बार करना। यस ठीक है, अगर हमने कोई एक अपना ग्रुप लिया कि इनके ऊपर, इन पेशेंट्स के ऊपर हमको किसी दवा का ट्रायल करना है, ठीक, और उनमें जितने ज़्यादा लोगों के ऊपर हम उस ट्रायल को करेंगे, हमारे रिजल्ट में एरर होने की गुंजाइश उतनी ज़्यादा कम होती चली जाएगी। ठीक, समझ आती जा रही है बात? यस सर। यस सर। रिप्लीकेशन, रिप्लीकेशन इसका एक बहुत सबसे बेस काम है कि जो आपको करना है इन द केस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगर आपने कोई फिगर ली किन्हीं लोगों की, कितनी बार उनको आप दवा दे रहे हो ऐसी या कुछ कर रहे हो, इससे जो चांसेस ऑफ द एरर वो कम हो जाएंगे। कारण क्या है कि अगर आपने 10 लोग मान लो लिए, तो किसी पे दवा का असर अगर पॉजिटिव है तो दूसरे पे कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है, तो तीसरे पे कुछ एवरेज है, तो चौथे पे हो सकता कम हो, पांचवे पे बिल्कुल नेगेटिव हो। तो अगर हमने केवल 2 लोगों की दी और चांस की बात है उसमें क्या हो गया, दोनों निगेटिव वाले मिल गए, तो हमारा रिजल्ट आउटपुट क्या होगा कि यार ये दवा जो है वो बेहतर नहीं है। या हमने कोई ऐसे 2 लोग चूज कर लिए कि जिनके ऊपर उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो बाकी सबके लिए हम क्या बोल देंगे कि नहीं ये दवा बहुत यूजफुल है। तो रिप्लीकेशन, जितनी ज्यादा लोगों को आप कवर करोगे, रिप्लीकेट होगी वो आपकी एक्सरसाइज, मीन्स द टेस्ट और द जो भी आपका वो है उसको आप जितनी बार रिप्लीकेट करोगे, द चांसेस इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड और आपकी साइंटिफिक रिसर्च ये अच्छी हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसका कारण ये होता है कि जो भी हमारे पूरे डेटा सेट का जो मैंने ये लिया, ठीक, तो और इनमें जो कोई मीन वैल्यू आ रही है, मीन इज रिप्रेजेंटिंग द कॉमन वैल्यू ऑफ टोटल डेटा सेट। उस टोटल डेटा सेट की कॉमन वैल्यू है। अगर उस टोटल डेटा सेट की वो कॉमन वैल्यू है तो कोई वेरिएंस होगा, ठीक, या कोई स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा उसका। और व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन? इन द स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा आपका? स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन, आपका पर जो मीन है उससे एवरी पॉइंट है उसका डिफरेंस, यही तो डिविएशन है कि कितना हमारे मीन यानी कॉमन वैल्यू ऑफ द डेटा सेट से हर चीज दूर होती चली जा रही है।
दैट इज द डिविएशन। तो यही डिविएशन है। तो वेरिएंस क्या होगा? डिविएशन का स्क्वायर। और जितनी बार आर अप्लाई हुआ तो आर क्या करेगा? डिवाइड करेगा आपके वेरिएंस को। तो स्टैंडर्ड डिविएशन उतना करेक्ट होगा। जितनी ज्यादा बार आप वेरिएंस को डिवाइड कर दोगे, द चांसेस ऑफ डिविएशन इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। जैसे आपके पूरे डेटा सेट का मान लीजिए वेरिएंस आ जाता है 8, और 8 बार भी आपने उसको अप्लाई किया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दिखाएगा आपका? मतलब गलती होने की संभावना। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब आप ये मान के चलते हो कि इतना डिविएशन हो सकता है हमारे टेस्ट में या एवरेज वैल्यू में, तो वो आएगा 1। अगर 8 लोगों पे आपने अप्लाई किया हुआ है और आपका वेरिएंस है 8 उस डेटा सेट का, अगर आपने 4 लोगों पे अप्लाई किया हुआ है तो 4 से डिवाइड होगा तो डिविएशन आ जाएगा 2। ज़्यादा बड़ा डिविएशन है, मीन्स रिप्लिकेशन आपके साइंटिफिक रिजल्ट की डिविएशन को कम करता है। ठीक है ना? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बिल्कुल याद कर लीजिए। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मीन द साइंटिफिक डिजाइन जो हम लोगों ने कल देखी है, तो उसमें सबसे पहले आपके लिए रिप्लिकेशन पहला पॉइंट फॉर द करेक्टनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दूसरा रेंडमाइजेशन। अब रेंडमाइजेशन क्या है कि ये जो आप रिप्लिकेशन कर रहे हो, मैंने तो 10 बोल दिए, बड़ी आसान फिगर है, 10 लोगों को दवा खिलाई जा सकती है, पर ऐसा तो होता नहीं है ना। अब वो पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है, एरिया तो बहुत बड़ा है, उसमें से कोई आप सैंपल लेके आओगे, हर एरिया को अच्छा रिप्रेजेंट करता हुआ उसके ऊपर आप ये सारे टेस्ट करने वाले हो। उस पर जब आप टेस्ट करो तो रिप्लिकेट करो, पहला शर्त। दूसरा, ये जो आपने पिक किया है या जो आप रिप्लिकेशन करने जा रहे हो, रेंडमाइजेशन हो इसमें, यानी किसी भी वेरिएबल को शामिल होने की गुंजाइश हो। अचानक किसी को आप पिक करें, अगर आप सेलेक्टेड को ही पिक कर रहे हैं लगातार, तो फिर रिजल्ट में फर्क आ जाएगा। ठीक। दूसरा रिप्लिकेशन, देन रेंडमाइजेशन, और तीसरा लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल मींस ये जो आप लेके आ गए अपना सारा डाटा, इसको भी आप बांट लीजिए ब्लॉक्स में या किसी उसमें, और इनके ऊपर फिर आप ये रिप्लिकेशन भी लगाइए और रेंडमाइजेशन भी लगाइए। देन मोर एंड मोर योर रीच एंड डेप्थ टुवर्ड्स द डेटा फॉर एनी रिजल्ट और फॉर एनी रिसर्च। समझ आ रहा है आपको कि आपने जो डेटा भी लाए उसको भी सिंक्रोनाइज करके आपने कुछ बांटा ब्लॉक्स में। ठीक। फिर उन ब्लॉक्स के ऊपर भी आप रिप्लिकेशन और रेंडमाइजेशन करें, तो आप ये कह सकते हो कि जितने लोग मैंने सेलेक्ट किए, ये इनको मैंने जल्दी छोड़ा नहीं है, कोशिश भर सबको कवर अप किया है। नाउ आई कैन से माई एक्सपेरिमेंट इज वेरी मच टू बी द करेक्ट। कोशिश आपने की कि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने हटाने की सारी कोशिश की। तो 3 तरीके की चीजें इसमें लागू हो जाएंगी, रिप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। यस, कुछ पूछना है इस पे बेटा आप एक्सपेरिमेंटल पर? नो सर। नो सर। नो सर। तो हम लोगों का जो ये बेस था वो था डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन। तो इस डेटा में आप देखो कितने तरीके से आपने चेंजेस किए, दैट इज द मैनिपुलेशन। वही डेटा है, उसी को आपने क्या क्या किया, रिप्लिकेट कर रहे हो, उसी को आपने रेंडमाइज भी सिलेक्ट किया, उसी में लोकल कंट्रोल भी बना दिए एक्सपेरिमेंटल। और जब आप ऐसे कुछ भी ना करो तो नॉन एक्सपेरिमेंटल। यस, एनीथिंग, एनीबॉडी टू से? स्पीकर खुले दिख रहे हैं मुझे। कुछ पूछना है बेटा? हल्का हल्का। अच्छा, बंद हो गया। नॉन एक्सपेरिमेंटल, जब आप ये सारे काम ना करो तो नॉन एक्सपेरिमेंटल है आप। ठीक है, बिल्कुल सीधा है। अगर एक्सपेरिमेंटल समझ आ गया आपको तो नॉन एक्सपेरिमेंटल में तो कोई झगड़ा नहीं है। ठीक। यस सर। आगे बढ़ जाइए। क्वासी एक्सपेरिमेंटल, दिक्कत सारी एक्सपेरिमेंटल को समझने में है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल मतलब थोड़े थोड़े आप नॉन एक्सपेरिमेंटल हैं और थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंटल। ठीक। हाफ वे स्टेज पे खड़े हैं, आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए कोई ग्रुप या कोई एरिया, तो उसमें कुछ नॉन एक्सपेरिमेंटल भी छोड़ा हुआ है, कुछ एक्सपेरिमेंटल भी छोड़ा हुआ है।
इस तरीके से आप रिसर्च करते जा रहे हो तो क्वासी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो जितना आज लिखा है कम से कम वो तो हो जाए। अभी हम लोग के पास 2-3 मिनट हैं। टाइप ऑफ इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस के हिसाब से डिडक्टिव और इंडक्टिव। तो डिडक्टिव इंडक्टिव ये डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है ना। किसी ने उसके जवाब भी मुझे दिए थे एक दिन क्लास में बड़े अच्छे से। जर्नलाइजेशन से नीचे की ओर जाएं हम तो वो कौन सी हो जाएगी, और अगर जर्नलाइजेशन की ओर जाएं तो कौन सी हो जाएगी। विद लॉजिकल रीजनिंग जाना था, याद आ रहा है, पीछे की क्लास में डिस्कस हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग उसका बेस होना चाहिए। ठीक, अगर जर्नलाइजेशन से सिंपलाइजेशन मतलब एक आदमी की ओर जा रहा है देन इट इज डिडक्टिव। किसी पॉपुलेशन से या किसी ग्रुप से एक पे अप्लाई करना है देन इट इज डिडक्टिव। किसी सैंपल पर किया और उसको पॉपुलेशन पे अप्लाई करना है इंडक्टिव। ठीक, yes. और दूसरी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव इन्वेस्टिगेशन। इतनी छोटी सी एक और आ गई है कि जो भी आप डिडक्टिव कर रहे हो, डिडक्ट मतलब जो अब आप उसमें से नीचे लेके आ रहे हो उसके लिए हाइपोथेटिकल टेस्टिंग या हाइपोथेसिस के बेसिस पर टेस्ट करो, तब डिडक्शन करो, कुछ हटाओ या नीचे की ओर आओ। ओके, yes, sir. अब टाइम के बेस पर लॉन्गिट्यूडनल, जिनमें बड़ा समय लगने वाला है ऐसी रिसर्च, ठीक, जिन्हें बहुत समय लगने वाला है। तो बहुत समय लगने वाली रिसर्च जैसे साइकोलॉजिकल रिसर्चेज हैं, सोशल साइंसेस की रिसर्च हैं, इनमें बड़ा समय लगता है। ठीक है, इनमें वेरिएबल्स कई लंबे समय से आपके कलेक्ट करने होते हैं, तब आप कोई स्टैंडर्ड डेवलप कर पाओगे। और दूसरी टाइम के हिसाब से क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल यस, क्रॉस सेक्शनल सर कोई टाइम दिया गया है उस पर करना, फिक्स टाइम पिक करना है। अच्छा, गिवन टाइम में कर देना, yes, ये sir. कह रही हैं आप। yes, sir. ठीक है, टाइम के साथ कनेक्शन है तो टाइम के विद इन कर दें तो क्रॉस सेक्शनल है, और लंबे टाइम में लगने वाली देन इट इज द लॉन्गिट्यूडनल। चलिए इतना ही बहुत है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी डेटा पे हो वो प्राइमरी शुरुआत पे हो रही हो, पहली बार जो रिसर्च हो रही हो, इससे पहले उस पर रिसर्च ही ना हुई हो। प्राइमरी डेटा पे है तो पहली बार, पहले तो वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन जो रिसर्च ही किसी चीज पर फर्स्ट टाइम हो रही है देन इट इज द प्राइमरी रिसर्च। उसके ऊपर पहले कोई रिसर्च है ही नहीं। ठीक, रिसर्च के नाम पर अगर पहले कहीं कोई रिसर्च नहीं है देन इट इज प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी डेटा से कनेक्ट इसका मत बनाइएगा बिल्कुल। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो इसमें होगी ही होगी, नंबर 1। और हर रिसर्च को ये बोलता है आदमी मैंने तो पहली बार की है, इससे पहले तो ये रिसर्च हुई नहीं है, तो हर एक की रिसर्च प्राइमरी है, ऐसा नहीं। प्राइमरी डेटा ही यूज होगा और एकदम शुरुआत वाली हो प्राइमरी बेस रिसर्च। सेकेंडरी में सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल होंगे सारे, और किसी प्राइमरी रिसर्च को भी यूज करेंगे हम लोग, देन इट इज सेकेंडरी रिसर्च। अब जो डेटा आपने ऑब्टेन किया उसके बेस पे डॉक्यूमेंट्री मतलब जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है वो है डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट बन गया ना, चाहे वो लिखित हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो, इट इज सेकेंडरी। और फील्ड रिसर्च, अब आपका टाइम पूरा हो रहा है तो ये जो 1 2 3 छोटे छोटे से बच रहे हैं इनको हल्का सा आप दिखाइएगा, तो कल इस चैप्टर को पूरा फाइनल टाइप्स और डिजाइन के साथ खत्म कर देते हैं हम लोग। एनी क्वेरी अभी तक का? नो सर। नो सर। नो, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक ऑल ऑफ यू। यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।